हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक तरह से समझ सकते हैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है। ऐसे तो कहा जाए तो ये जो हम टॉपिक आपसे शेयर करने वाले हैं वो क्लास 8 की टॉपिक है, पर टॉपिक बहुत बड़ा है। सीबीएसई ने इस टॉपिक को क्लास 8 में रखा है और एनसीईआरटी ने इसको डिज़ाइन किया है। बट इस टॉपिक को अगर सोशली देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं आपको कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो अपने आप में समाज में एक इतनी बड़ी चीज है कि समाज के लोगों को हाशिए पर करने के लिए जो हमारे वर्षों से स्थिति बनी हुई थी वो समाज के बदलने के लिए, रूपरेखा के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। यानी समझ लीजिए कि आप कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन मतलब होता है विरोध करना, रोकना, जागरूक होना मार्जिनलाइजेशन से। अब मार्जिनलाइजेशन को समझिए है क्या ये। मार्जिनलाइजेशन मतलब हमारे समाज में जो लोग हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, कुछ खास वर्ग के लोग अपने मुख्य धारा से अलग थलग पड़े हुए हैं। अगर आप हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को अगर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन में अगर रखते हैं तो उसमें से ही हमारे देश में कुछ लोग जो हैं जो एक अलग सोसाइटी में रखे हुए हैं, उसको आज भी हम लोग SC ST या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या मेल फीमेल ये सब बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो मार्जिनलाइज की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में हम जब डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार करते हैं अपने देश की, उस रूपरेखा में हमें काफ़ी प्रेशर फील करना पड़ता है। यानी एक बार मैं समझने की ये ज़रूरत है कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए उस देश के पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उस देश की आबादी का कंट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि अपने आप में ये हर एक वर्ग के लोगों को उसमें शामिल होने की ज़रूरत है। अब वो इकोनॉमिकली शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न जो भी हो, तो आज हम इसी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे आज भी हमारे समाज में पढ़े लिखे होने के बावजूद में जिस तेजी से हमारी लिटरेसी, जिस तेजी से हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला है, उसके बावजूद भी हम लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। आज भी कुछ खास वर्ग को हम लोग अपने हाशिए पर रखे हुए हैं। तो हम आइए लाइन बाय लाइन अगर इसको क्लास 8 की भाषा में कहें तो उसको समझते हैं और बीच में मैं पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन यानी जो मार्जिनलाइजेशन है उसका विरोध हम कह सकते हैं इस सेंस में। मैं अभी स्टार्ट किया था, उसके पहले मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हमारे समाज में लोग, आज भी लोग हैं जो जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा इस तरह से बनी हुई है कि वो हमारे समाज के कुछ खास लोगों को आगे आने ही नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ये लोग आगे आ जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। ये स्थिति, जैसे ये हम इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग कैसे, महिलाएं कैसे अपने हकों के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज था 1947 के बाद का जो समाज, 1947 के पहले का समाज, यानी हमें आज़ादी जब मिली उसके पहले का जो समाज था, उसके बाद की समाज, सोसाइटी इन आवर कंट्री, वी हैव टू लर्न अबाउट दैट। तो ये हमें देखने की और समझने की ज़रूरत है कि इट्स अ मेन थिंग इज द फंडामेंटल राइट्स। यानी कहीं ना कहीं हम लोग इसको समझने की ये ज़रूरत है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो आप ये समझिए जो मौलिक अधिकार है, तो फंडामेंटल राइट्स किसी एक वर्ग के लिए थोड़े है। ये महिला हो, पुरुष हो, जो भी जातियां हो, अग्री जाति, पिछड़ी जाति, ऊंच जाति, नीच जाति, स्वर्ण जाति, गोल्डन जाति,
सिल्वर जाति, ये सब जातियां जो भी हो। तो कहने का सेंस यहाँ ये है कि हर बार हम इस बात पर विचार करते हैं समाज में और दूसरे कंट्री से इसको जोड़ करके देखते हैं कि क्यों हमारा देश अभी भी इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली पिछड़ा हुआ है। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली एंड पॉलिटिकली, all 4 aspect is very important for us in our country as a Indians। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि हम अपने फंडामेंटल की राइट्स की बात करते हैं। अगर मैं अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं तो सामने वाला भी तो फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा। मुझे भी चलने का अधिकार है रोड पर, मुझे भी मंदिर जाने का अधिकार है, मुझे भी मस्जिद जाने का अधिकार है, मुझे भी गुरुद्वारा जाने का अधिकार है। हर कोई को मंदिर जाने का अधिकार है, मस्जिद जाने का अधिकार है, गुरुद्वारा जाने का अधिकार है, चर्च जाने का अधिकार है। तो ये जो हमारा संविधान कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्न्ड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक ले डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। They are defined in and through the list of fundamental rights। सारी चीजें हम लोग पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड बता रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उस अधिकार की लड़ाई हर कोई को क्यों लड़नी पड़ रही है, क्यों लड़नी पड़ रही है। 21वीं शताब्दी में फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई जो लड़नी पड़ रही है अपने आप में बड़ा दुविधा वाली स्थिति है। आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। These rights are available to all Indians equally। These rights are available to all Indians equally। As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in 2 ways। First, by insisting on their fundamental rights, यानी आपको अपने मौलिक अधिकार को लेने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, they have forced the government to recognize the injustice। They have forced the government to recognize the injustice done to them। Second, they have insisted that the government enforce these laws। इस तरह से इंसिस्ट करे, उसको जोर डाले, बढ़ावा करे कि सरकार इसको कानून लाए, बदलाव लाए। इट्स ओके। अब मैं भी एग्री हूँ इस पॉइंट से कि सरकार बदलाव लाए, इसको समझे, चेंज करे। लेकिन समझने वाली बात यह है, विचारधारा ये है कि समाज में जो अभी भी सोच जो है, कुरीतियां हैं, लोगों की जो पुरानी विचारधारा है, उस विचारधारा से बाहर जब तक लोग नहीं निकलेंगे। अब जैसे अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे ही राज्य में कहते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि हमें जो सेंसस कराना है, जनगणना करानी है, वो जातीय करानी है। आपको अब जनगणना जातीय करानी है कि प्रजातीय करानी है, क्यों करानी है? जनगणना इकोनॉमिक स्तर पर क्यों नहीं करानी है? आर्थिक आधार पर क्यों नहीं करानी है? लोगों को जो इनकम है, मंथली इनकम, ईयरली इनकम पर क्यों नहीं करानी है? एजुकेशन के आधार पर क्यों नहीं करानी है? लोगों को, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास खेत है, जमीन है, नहीं है, इस पर क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर होनी चाहिए। नहीं है तो इसको लिस्टेड किया जाए, लिस्ट बना करके उनको जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ये जो विचारधारा समाज के कुछ खास लोगों के पास है, और वो ऐसे ही लोगों के लिए झंडा लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये देश की स्थिति को बदलने के लिए हमें बहुत बड़ा एक समय जो वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, ये बहुत बड़ी एक कुर्बानी है कह सकते हैं। इन सम इंस्टेंस द स्ट्रगल ऑफ फंडामेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विथ द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, कानून तो समय समय पर बनते रहे और बने भी हैं और आगे और भी बनेंगे, लेकिन क्या लगता है कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी लागू करने के लिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर द रिस्पॉन्सिबल। हम लोग रिस्पॉन्सिबल है कानून को लागू करने के लिए। कानून बनाने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है, कानून को लागू करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कानून को अवेल करने के लिए, कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमारे ही समाज से कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कहेंगे नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी आर्थिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो कभी भी हम लोगों को कॉपरेशन या कॉपरेट जो कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। कुछ खास वर्ग के लोग जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट ही रह जाएंगे, समाज में जो बदलने की स्थिति आएगी वो नहीं आएगी। तो कह रहा है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। धारा 17 जो है उसमें छुआछूत को समाप्त किया गया, चेंज किया गया। व्हाट दिस मीन्स इज दैट नो वन कैन henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities. It also means that it is wrong to practice untouchabilities. यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा ही गलती है, अपराध है कह सकते हैं आप, कि आज भी हम कहते हैं कि छुआछूत है। This practice will not be tolerated by a democratic government. इस टाइप्स की जो प्रैक्टिस है हमारा लोकतांत्रिक समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यानी समाज के, देश के, राज्य के, जिला के, गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस कुरीतियों से उबर नहीं पाए हैं, निकल नहीं पाए हैं। इसके पीछे का कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता की कमी, लोगों में एजुकेशन की कमी। कोई जरूरी नहीं कि लोग पूरी तरह से एजुकेट हों तभी जागरूक हों। समाज में सही विचारधारा फैलाना, आप इस बात का मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आज समाज में जो ये स्मार्टफोन का जो चलन है, इस स्मार्टफोन के चलन में आप बहुतों ऐसे मैक्सिमम परसेंटेज मिलेंगे जिस पूरी तरह से वो 100% एजुकेटेड नहीं है। तो क्या वो फोन नहीं चला रहे हैं? दे आर यूजिंग द फोन वेरी फास्टली, वेरी कंफर्टेबल जोन में फोन को चला रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं फ़ोन चलाना, फेसबुक यूज़ करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, ट्विटर यूज़ करना, कू ऐप यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, मेलिंग करना, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। वो एजुकेटेड है, इलिटरेट है, नहीं है, इट डजेंट मैटर। तो समाज में ये सोच, ये विचारधारा अगर हमें नहीं आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं स्प्रेड करना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आप अपने देश के प्रति आपको प्यार आएगा, नेशन के प्रति जो रिस्पेक्ट आएगी, देश के प्रति रिस्पेक्ट आएगा, नेशन के प्रति लव करेंगे, आप देश से प्यार करेंगे, तो आप चाहेंगे कि दुनिया के बाकी सारे देश जो है, राष्ट्र है, उसमें हमारा देश सर्वोपरि हो। हम दूसरे देश से न रफाल खरीदें, दूसरे देश से न मोबाइल खरीदें, दूसरे देश से न हम लैपटॉप खरीदें। तो ये एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दलित फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ, व्हाट दिस मीन्स इज दैट नो वन कैन henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities. It also means that it is wrong to practice untouchability. It is wrong to practice untouchability. सो कहीं ना कहीं समाज में छुआछूत की जो स्थिति थी, मैं तो थी ही मान के चलूँगा, अब ये नहीं मानने की ज़रूरत है। अगर अभी मैं मान के चल रहे हैं और देश के कुछ हिस्सों में ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा है, तो अपने आप में बड़ा दुखद है ये। सो इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन फैक्ट अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम नाउ। बहुत अच्छी बात है कि छुआछूत एक अपराध है और इसके लिए सजाएं है, और सजा होनी भी चाहिए।
आप एक इंसान धरती पर, आप जो प्रोसेस से इस धरती पर आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, दूसरा जिसको आप छुआछूत की नज़र से कर रहे हैं, अछूत कर रहे हैं, वो क्या दूसरी तरीके से मंगल ग्रह से आया है क्या? नहीं, वो भी उस रहने का तौर तरीका, साफ सुथरा रहना, गंदे रहना, क्योंकि वो उस फैमिली, उस परिवार में उसकी व्यवस्थाएं वैसी नहीं है, तो वो उस व्यवस्था में नहीं है। आप उस व्यवस्था में उसको बदलने के लिए इसको टाइम, सपोर्ट, एजुकेशन की जरूरत है। इट विल बी चेंज। सो कह रहा है कि द टर्म दलित which means broken is used deliberately and actively by groups to highlight the centuries of discrimination they have experienced with the caste system। फिर से समझिए, इस वर्ड को समझिए, बहुत समझने की जरूरत है। द टर्म दलित, जो शब्द आया है, जो दलित शब्द आया है, which means broken is used deliberately and actively by groups to highlight the centuries of discrimination। ये एक शतक बना दिया, 100 साल 200 साल लग गए इसको सोच को बदलने में। जो भेदभाव की भावना रही, दे हैव एक्सपीरियंस विद इन द कास्ट सिस्टम्स, जो कहीं ना कहीं देयर आर अदर सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प टू द स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated। धारा 15 कहता है कि समाज के कोई भी लोग को आप अलग थलग नहीं कर सकते हैं, उससे भेदभाव नहीं कर सकते। किसके आधार पर? डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेसिस, काला है, गोरा है, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, महिला है, पुरुष है, महिलाएं घर से नहीं जा सकती है, महिलाएं सिर्फ खाना बना सकती है, महिलाएं सिर्फ बच्चा पाल सकती है, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती है, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती है। तो दीज आर द थॉट्स, इट वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स थॉट। ऑर्थोडॉक्स कहा गया इसको। ऑर्थोडॉक्स ऐसा कि मतलब वो एकदम फंसा हुआ विचारधारा है। You learned a lot about this in these chapters in previously. So here is having the one kinds of the things, the confronting। आप इसको समझने की ज़रूरत है। समाज में जो चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन है आपका, इस कंट्रीब्यूशन में देखने की ज़रूरत है। मैं आपको 1 मिनट थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, फिर आपको और आसान होगा समझने में। The poem below is written by Soirabai, the wife of well-known Bhakti poet Chokhamela from 14th century। 14th century समझ रहे हैं? 14वीं शताब्दी में भी महिलाएं पढ़ना जानती थी, लिखना जानती थी, लेकिन कम लिखती थी, परसेंटेज कम था। इसका कारण, इसका रीज़न था, लोग जो थे, समाज के जो खास वर्ग के लोग थे, वो महिलाओं को कभी पढ़ने देना चाहते ही नहीं थे कि महिलाएं पढ़ेगी तो समाज में जो हम पुरुष वर्ग प्रधान जो देश बना के रखे हुए हैं, जो पुरुष हावी है इस महिला पर, कि भाई कैसे हो सकता है डेवलपमेंट की रूपरेखा। समझिए कि हम कह रहे हैं कि आप जो है, हम बाहर जॉब करने जा रहे हैं, आप घर में हैं, अगर कोई ऐसा डिसीजन हो जिसमें महिला और पुरुष का दोनों का समान कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट पुरुष एक ऐसा अपने आप को जिद्दी इंसान और ऑर्थोडॉक्स मानते चला है कि नहीं, हम इसका डिसीजन हम खुद ही करेंगे और मेरा ही डिसीजन सर्वमान्य होगा, क्योंकि हम पुरुष हैं, हम घर से बाहर रहते हैं, हम जॉब करते हैं। लेकिन क्या किसी समाज में, किसी परिवार की रूपरेखा अकेले पुरुष खींच सकता है? नहीं। महिला और पुरुष गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और गाड़ी की एक पहिया अगर काम नहीं करे तो ऑटोमेटिकली दूसरे पहिया जो है ना, आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई खींच के नहीं ले जा सकता है इसको। तो वही बता रहा है कि महाराष्ट्र दे बिलोंग टू द महार कास्ट विच वाज एट द टाइम कंसिडर्ड अनटचेबल।
महार, देखिए महार एक अछूत जाति कहा जाता था, और इसको जानने की ज़रूरत है कि हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, एंड द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो, कानून मंत्री, ही बिलोंग्स फ्रॉम महार कास्ट, महार जाति से बिलोंग करते थे, अछूत जाति से बिलोंग करते थे। वो इनकी स्थिति ऐसी थी कि स्कूल तो जाते थे उस समय, लेकिन स्कूल में जिस क्लास में उनको बैठना होना था, सॉरी, वो नीचे बैठते थे। सारे बच्चे जो अछूत नहीं थे वो बेंच पर बैठते थे, या और भी जो जगह बनाई हुई चीज़ें थी, बेंच भी नहीं कह सकते हैं, बेंच तो क्या था उस समय का वाले। तो ये स्थिति थी। ये स्थिति को समझने के लिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर दलित्स कैन इन्वोक और ड्रॉ ऑन अ फंडामेंटल right in situations where they feel that they have been treated badly by some individuals or community or even by the government. They have drawn the attention of the government of India to the constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them. Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights sections of our constitutions. They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. यानी कहीं ना कहीं समाज में धार्मिक और जो आज़ादी होनी चाहिए थी, सांस्कृतिक आज़ादी होनी चाहिए थी, ये सारी आज़ादी छीन गई थी लोगों की. So they have been particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. In the cast of cultural and educational rights, distinct culture and religious groups like the Muslim and Parsis have the rights to be the guardian of content of their culture. यानी देखिए समाज में यहाँ पर जो दिया हुआ है वर्ड मुस्लिम और पारसी, यानी कहीं ना कहीं कुछ खास लोग जो थे उस समाज के उस धर्म के ठेकेदार बने हुए थे कि यही कुछ खास लोग हैं जो उस समाज के उस धर्म को आगे लेकर जाएंगे. ऐसा समाज बना दिया गया था और उस समाज में हम लोग भी रह रहे थे. गार्जियन टू द ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, as well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved, thus by granting different form of cultural rights. अब देखिए कल्चरल राइट्स की बात कहूँ या रिलीजियस राइट्स हो, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं तो जिस राज्य में जिस जिले में हिंदू धर्म है तो हिंदुओं का जो पवित्र पूजनीय स्थल है वो मंदिर माना जाता है, टेम्पल. इस्लाम में मस्जिद को पवित्र मानते हैं, वो प्रे गॉड को प्रे करने के लिए है. ईसाई में चर्च है, सिख में गुरुद्वारा है. ये सारी चीज़ें बनाई हुई है समाज में अलग अलग. Thus by granting different forms of cultural right, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups. The Constitution does this so that the culture of this group is not dominated nor wiped out by the culture of the majority community. यानी मैक्सिमम कहा जाए तो ज़्यादातर जो लोग थे वो इस चीज़ के विरोध में ही थे. यानी किस चीज़ के विरोध में? कि लोग जो अछूत हैं वो अछूत हैं, वो समाज में बहुत उनको अलग थलग रखा जाए, गांव में एक अलग कॉर्नर में उनको रखा जाए, वो नौकरी नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी में नहीं जा सकते हैं, शादी विवाह में नहीं जा सकते हैं. यानी हर जगह जैसी स्थिति हम बनाए हुए थे. इसी के जो कन्फ्रेंटिंग जो पार्ट है कि किस तरह से कन्फ्रेंट किया लोगों ने, उसको विरोध किया, रोका कि नहीं भाई
जो होता आ रहा है पहले से ऐसा अब नहीं होता रहेगा। सो एज यू हैव रीड, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। सरकार ने नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक, एक बात को समझिए, सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया। येट दिस इज नॉट द ओनली वे इन विच इट टेक्स एक्शन। There are specific laws and policies of the marginalized in our countries. बहुत सारे कानून बने, स्पेसिफिक लॉज बने, नीतियाँ बनी, पॉलिसीज नीतियाँ कहा जाता है, पॉलिसीज और स्कीम्स बने, इमर्ज थ्रू देयर आर पॉलिसीज और स्कीम्स दैट इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप अ कमिटी और बाय अंडरटेकिंग अ सर्वे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कमिटी बनी, जो कानून बना, वो ऐसे नहीं बना, सर्वे करा करके हुआ, लोगों से राय ली गई, और होना भी चाहिए। सो द गवर्नमेंट देन मेक्स एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, मीन्स द प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। Promoting social justice, this is a very important point. Promoting social justice, this is the very important point. So we can understand, we can feel the actual problem. So as part of their effort to implement the constitution, both state and central governments create specific schemes. मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दूं, आपको एलिबरेट कर दूं। यहाँ पर दो सरकारों की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर से आपको समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि भारत जो है संघीय गणराज्य है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा देश का, जो सरकार बनी हुई है वो फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है। इस फेडरलिज्म में, फेडरल स्ट्रक्चर्स में दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में हाशिए पर जो चले जा चुके हैं लोग, समाज में जो मुख्य धारा में नहीं है हमारे लोग, जो शेड्यूल ट्राइब्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, जो कि नागालैंड में रह रहे हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, और भी अलग जनजातीय है, झारखंड हो, हाँ, लोग आपस में ही लोग अपनी विचारधारा बदले हुए हैं, इसलिए अपने आप को लोग इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं, दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द प्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities. अच्छी पहल, पढ़ाई के लिए लोगों को आगे लाना, वैसे लोगों को आगे लाना जो रियल में उस चीज के हकदार है। इकोनॉमिकली दे आर नॉट फिट, टू गो टू स्कूल, टू गो टू कॉलेज, टू अवेल द हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा उनको नहीं मिले। तो ये एक अपने आप में अच्छी पहल कह सकते हैं, कि अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। इट्स अ गुड। सो इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज, इसमें और हम लोग जोड़ दें अगर आपको, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज, द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट concrete steps are taken to end inequality। देखिए, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस कदम, ऐसा कदम जो पीछे न हटा जाए, ऐसा कदम जिससे कि बदलाव की शुरुआत हो। दिस इज कॉल्ड द कंक्रीट स्टेप्स आर टेकन टू एंड inequity in the system। One such law policy is the reservation policy that today is both significant and highly contentious। The law which reserves seats in education and government employment for Dalit and Adivasis are based on an important argument। यानी समाज में, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा में हो,
समाज से हाशिए पर चले गए लोग जो आदिवासीज हैं, दलित हैं, उनके लिए एजुकेशन में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा। एज ए सोशल साइंस टीचर आई कैन बेटर अंडरस्टैंड so what is the change in India, transforming India means changing India, बदलता हुआ भारत। बदलता हुआ भारत में समझने की स्थिति ये है कि आज़ादी की 75 ईयर्स वी आर सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर्स ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। We have to find out the right person, right families, right citizen. That person is right to take the facilities, take to the reservation as economically and educationally. So अब जो समय 75 साल बाद एक्चुअल में फाइंड आउट करने की जरूरत है कि क्या समाज के वैसे लोग आज भी बचे हुए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कमजोर है, समाज के बाकी सारे नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, ये देखने की जरूरत है। न कि अब जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जनगणना करने की आधार पर है, नहीं, या उनको फैसिलिटीज देने के आधार पर। फिर वही बात रह जाएगी, फिर अगला 75 ईयर्स मनाएंगे हम लोग, सेंचुरीज मना लेंगे, तब भी हमारी सोच नहीं बदलेगी, तो यही स्थिति रहेगी। यानी किसी भी कंट्री के लिए देश के पूरे जो समाज के लोग हैं, उस लोगों की पार्टिसिपेशन इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली 100% इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भारतीयों की है। सो द लॉज विच रिजर्व्स seats in education and government employment for Dalit and Adivasis are based on important argument। एक बहस का मुद्दा है, तो मैंने आपको बता ही दिया, एक लंबा चौड़ा ये चल रहा है सोशल साइट्स पर। तो समझने की बात ये है कि ये जो पॉलिटिक्स जो है, ये पॉलिटिक्स राजनीति करने की चीज़ नहीं है, ये सोचने की चीज़ है कि क्या हमारे देश का जो ह्यूमन है, क्या वो रिसोर्स बन सकता है। बगल में एक चाइना है जो पूरी तरह से अपने हर देश के हर एक नागरिक को एज ए रिसोर्स यूटिलाइज करता है। हम लोग आज उस स्थिति में नहीं है। वी इंडियंस, वी आर नॉट रेडी टू अवेल दिस फैसिलिटीज बिकॉज वी आर सेपरेटेड, वी आर मार्जिनलाइज्ड। बहुत सारे हम लोग स्थिति में आज भी मार्जिनलाइज्ड है। So society like ours, we are centuries sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop a new skills or vocations। नए नए स्किल्स, तकनीक की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, न कि ये थ्योरेटिकल सिस्टम्स है। समाज में जो रिसर्च हो, लोग, बच्चे जो हमारे हैं आज के समाज में कुछ नया करें, कुछ नया करने में उसमें जुनून जज्बा हो, स्कूलिंग में ही वो बदलाव की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम्स में बदलाव की ज़रूरत है। और इसकी एक पहल हम कह सकते हैं जो NEP 2.0 है, वो हो सकता है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन assist these sections। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसीज वर्क? Governments across India have their own list of scheduled caste or Dalit, scheduled tribes and backward and most backward caste। The central government too has its list। भारत सरकार के पास भी इसके लिस्ट है, आंकड़े हैं। Students applying to educational institutions and those applying for posts in government are expected to furnish proof of their caste or tribe status in the form of caste and tribe certificates। यानी जाति और जनजातीय जो सर्टिफिकेट है, उस आधार पर many government and educational institutions also ask for the candidate to mention their caste, tribes status। If a particular Dalit caste or the certain tribes on the government list, then a candidate from the caste or the tribe can avail for the benefit of the reservation। This is called the reservation। This is called the Arakshan।
यानी कहीं ना कहीं समाज में हम वैसे लोगों को भी आरक्षित कर दे रहे हैं, संरक्षित कर दे रहे हैं, आरक्षित कर दे रहे हैं, जो उस लायक है ही नहीं। और रियल में देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सही जगह जाना चाहिए, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कंस्ट्रक्शंस हो, एग्रीकल्चर्स हो, डिफेंस हो, उसमें जाना चाहिए जो पैसा बचे, उसमें ना जा करके उसको अलग तरीके से इसको। तो कहने का मेरा सेंस सीधा बात ये है कि हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लोगों को पहचानेंगे नहीं, उसकी इकोनॉमिक स्थिति को नहीं जानेंगे, उसकी माली स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस तरह से ये जो रिजर्वेशन सिस्टम्स को बनाए हुए हैं कि हाँ इस जाति से ये बिलोंग करते तो एग्जैक्टली ये इससे परेशानी में होंगे, नहीं। ये जो गरीबी जो है, गरीबी कोई जाति पूछ करके नहीं आती है। परेशानी जो किसी जाति के लिए खास नहीं होती है कि यही जाति में परेशानी रहेगा, इसी धर्म की परेशानी रहेगी। सभी धर्मों, सभी जातियों में गरीबी है और उसके आधार पर उसकी संरचना, उसकी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, जाति के आधार पर। फिर वही बात हम लोग हर साल हर बार डिस्कस करते रह जाएंगे। फॉर द एडमिशन टू द कॉलेज, स्पेशली टू institutes of the professional education such as medical colleges, government define a set of cut-off marks. This means that not all Dalit and tribal candidates can qualify for admission, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cut-off point. So government also offered a special scholarship for these students. सरकारें ऐसे लोगों के लिए खास व्यवस्थाएं की हुई है जो इस स्थिति से परेशान है, जिसको पढ़ने के लिए। अब मैंने कितने एग्जाम्पल मैं बता दूं, अभी तक ये चल रहा था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक स्कूल्स का गठन किया जिसका नाम था नवोदय विद्यालय। अब इस विद्यालय का जो गठन हुआ, उनके पिताजी के जो नाना जी के नाम पर, पिताजी बोल रहे हैं, उनके नाना जी के नाम पर जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कहा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये विद्यालय देश के हर जिले में एक एक है। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका मेन मोटो ये है कि इस विद्यालय में जो उस जिले के जो पिछड़े और अति पिछड़े जाति के जो लोग हैं, इकोनॉमिकली उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, टैलेंटेड, रियल व्यवस्थिति तो यही बताएगा, टैलेंटेड पर्सन है, वो क्लास 1 to 5 में पहुँचते पहुँचते उस स्थिति में आ जाएं कि वो 6 ऑनवर्ड वहाँ पर एडमिशन ले सके। यानी इसमें 6 क्लास में एडमिशन होता है और 12 तक पढ़ाई होती है। अब आप कहेंगे सर 6 में क्यों होता है? क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये रेसिडेंशियल स्कूल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यानी हर जिले में कम से कम हर सेशन में 80 स्टूडेंट, 6th क्लास में 80 स्टूडेंट का एडमिशन होगा। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट, रहने के लिए, पढ़ने के लिए तो है ही, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, कपड़े अकॉर्डिंग टू द सीजन वाइज, टूथपेस्ट, ब्रश, सॉप, ऑयल, स्लीपर, शूज, varieties of clothes, all types of the sports equipment, जो भी खेल के लिए आपको, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, क्रिकेट है, सभी व्यवस्थाएं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी हैव डिसाइडेड। लेकिन देखिए स्कीम यहाँ पर है। अब इसमें अभी इसमें मैं, क्योंकि मैं इसमें खुद ही 2 साल मैं इस स्कूल में जॉब किया हूँ, 2 years, सेशन वाज 16 to 18। स्थिति ऐसी है कि लोग आज भी इस भागम भाग में लगे हुए हैं कि रियलिटी में जो इकोनॉमिकली उस आर्थिक स्थिति में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो रियल में आर्थिक स्थिति में पिछड़ा हुआ उस गांव का बच्चा हो,
उस जिले का बच्चा हो जिसकी एडमिशन मिलनी चाहिए थी 6th क्लास में, वो नहीं पहुंच पाता है। उसको आज भी अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता ही नहीं है कि अच्छा, जानता भी नहीं कि कोई नवोदय विद्यालय है। उसको क्या पता है कौन नवोदय विद्यालय है? उसके पिताजी को क्या पता है? वो हल बैल चला रहा है, वो अंडा बेच रहा है, वो बकरी पाल रहा है, वो कुक्कुट पाल रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग है। रियल में जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिसका ठीक है उस समाज में, उसी कास्ट में जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सही है, उसको अवेल कर रहा है। अब रह गई बात, आप कह रहे हैं, कहेंगे कि सोचेंगे सर तो ऐसा क्यों? उस गांव के लोगों में उस कक्षा 1 to 5 तक जो स्कूल चलती है, उस हमारे जो विद्यालय चलता है हमारे स्टेट्स में, 20 स्टेट्स है ना, 28 स्टेट, उसमें लोगों को ये बताने की जो स्थिति बनी हुई है, ये लोग नहीं बता पाते हैं 1 to 5 तक को बच्चे को कि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम पढ़ो। गांव में घर घर में घूम घूम कर, हर घरों में देख करके, पूछ करके, जाति ना हो करके, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला करके कोई भी बच्चा छूट न जाए, वो स्कूल जाए। और ये एक तो मैं स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का बता दिया, अब मैं स्टेट गवर्नमेंट का बताता हूँ। बिहार सरकार की कस्तूरबा स्कूल है, कस्तूरबा बालिका स्कूल है, स्पेशल है। उसके बाद और भी अलग अलग स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स है। तो वहाँ तो उस रिजर्वेशन की स्थिति नहीं है, वहाँ तो हर प्रकार के लोगों के है। लेकिन ये इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दे आर ऑल्सो गिविंग द फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग द एडमिशन इन द कास्ट सिस्टम्स, रिजर्वेशन सिस्टम्स कह सकते हैं। यानी हमारा कंसर्न ये है, कहने का मतलब ये है कि हम जो स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो, अपने आसपास में आप ये देखिए कि आप जिस प्लेस में रह रहे हो उसके आसपास में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनके घरों से क्या बच्चे जो स्कूल्स में जा पा रहे हैं। तो ये स्थिति, द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्स स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स इन योर क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, इसके ये जो स्कॉलरशिप्स की बात हो रही है वो मैं बता दिया आपको, अभी समझा दिया कि किस तरह की स्कॉलरशिप्स है। इतना ही नहीं है, उसके बावजूद भी 12th पास होने के बाद, नवोदय की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी स्कॉलरशिप है। लेकिन हु विल अवेल एंड हाउ टू अवेल, कौन अवेल करेगा और कैसे अवेल करेगा, स्थिति ये बनी हुई है, सब नहीं कर पाएंगे। रियल में जो बच्चा, जो घर उसका हकदार है, वो नहीं कर पाएगा। न पंचायत के कोई मुखिया को उनको बता पाएंगे, न प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो भी जिसको हम लोग बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या जिला शिक्षा पदाधिकारी, या ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी, पंचायत शिक्षा पदाधिकारी, जो भी हो। ये हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के जो हेड मास्टर, जो टीचर, उनको उस लेवल तक ट्रेंड किया जाए, वो इस फैसिलिटीज़ को बताए। हमारे देश में इस तरह की योजनाएं हैं, गांव के लोगों को पढ़ने की जो लिस्टिंग की जाए, बच्चों के घरों को कोई भी ना छूट पाए। तो दीज आर द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्कीम्स दिया हुआ, व्हाट इज दिस स्कीम्स अबाउट, हाउ डू यू थिंक इट विल हेल्प प्रमोट सोशल जस्टिस। So scholarship for the students, special policies stations, police station, special scheme for girls in government schools। ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम मान रहे हैं आज भी। लेकिन समझने की बात यह है कि हम आज भी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, आज भी एक्चुअली में जो जिसकी नीड है, जिसकी ज़रूरत है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हम ही, वी आर द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू नॉट प्रोवाइडिंग टू द फैसिलिटी एंड मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन, बीच में कट अप कर देते हैं, रोक देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यू मे हैव रीड कबीर्स पोएम्स इन योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स। कबीर वॉज अ 15th century पोएट एंड वेवर, बुनकर जुलाहा थे। Kabir was a 15th century poet and weavers who also belonged to the Bhakti traditions.
Kabir's poetry is spoken about his love for the supreme being, be free of ritual and persist. It also expresses his sharp It also expresses his sharp and pointed criticism of those saws are powerful. Kabir attract those who attempted to define the individual on the basis of their religious and caste identities. In his views, every person had the ability to reach the highest level of spiritual salvation of deep knowledge within. देखिए, मैं पूरा चीज़ को मैं बता दूं आपको, ये पूरा पढ़ने से अच्छा है मैं एक शॉर्ट में एक स्टोरी बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। कबीर का जन्म जब हुआ था, वो एक किस धर्म के थे उनको खुद ही नहीं पता था, क्योंकि एक जुलाहा ने उनको नदी में से किनारे मिला था, उसको कपड़े धोने की आदत था, वो वहां पर से मिला था, और उनकी जो परवरिश भी हुई उस विचारधारा में, उनकी सोच, उनकी विचार जो बदली, ये अपने आप में बड़ा काबिल तारीफ है। न वो हिंदू धर्म को मानते थे, न वो इस्लाम धर्म को मानते थे। कबीर दास एक ऐसे कवि थे कि न वो हिंदू, वो भगवान को मानते थे, गॉड को मानते थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन गॉड को कहते थे कि ये जो माध्यम है, ईश्वर जो है, गॉड है, वो सभी में है, हर धर्म में, हर जाति में है, वो किसी खास धर्म के तरीके से वो नहीं मिलता है। वो कहते थे कि सब में है, हमारे में है, आप में है। इस डायरेक्ट करेजियस चैलेंज इंस्पायर्ड मेनी ऑफ द इवन टुडे कबीर्स पोएट्री इज संग एंड एक्सप्रेटेड द दलित मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ दोज क्रिटिकल सोशल हायरार्कीज इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात। यानी कबीर दास की जो कविताएं हैं, वो कविताएं जो है, पोएट्री है, वो गाई जाती है। मैं दो बातें आज कहने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि कबीर दास की जो सोच थी, विचारधारा थी, उस समय की विचारधारा और आज की विचारधारा में लोगों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी विषयांतर है। उन्होंने कविताएं लिखी और सिर्फ और समाज के जो हाशिए पर चले गए थे, मार्जिनलाइज्ड लोग हो गए थे, उनके लिए लिखी। हर बार उनको सुधारने के लिए लिखी, उनको समझने के लिए लिखी। कभी भी किसी खास धर्म या किसी खास जाति के लिए, किसी खास व्यवस्था के लिए नहीं लिखी। वो सबको समान मानते थे और भगवान से मिलने के लिए एक ही माध्यम मानते थे, और वर्क को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। उनके लिए वर्क इज वर्कशिप था। अब मैं आपको बता दूं, उनकी एक कविताएं हैं, कविता में काफ़ी विरोध हुआ उस सदी में, तो हिंदुओं के लिए कुछ कविता इन्होंने लिखी। 4 पंक्तियां मैं बताऊंगा अभी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 4 पंक्ति इस्लाम में भी उन्होंने लिखा है, मुसलमान भाइयों के लिए भी। तो मैं पहले आप हिंदू भाइयों के लिए जो कविता उन्होंने लिखी है, एक तरह से वो क्रिटिसिज्म था। क्रिटिसिज्म क्या है? वो क्रिटिसाइज किया उन्होंने। ध्यान से सुनिएगा। पाहन पूजे तो हरि मिले, पाहन पूजे तो हरि मिले। पाहन मतलब होता है पत्थर। पाहन पूजे तो हरि मिले, हरि मतलब भगवान। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल रहा है, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अगर पाहन पत्थर पूजने से भगवान का मिलन है, तो मैं पूरा पहाड़ ही क्यों ना पूज दूं। बहुत ज़्यादा मिलेंगे, छोटा मोटा पत्थर क्या है। उनकी जो विचारधारा है, उनकी कविता है, मैं वही व्याख्या कर रहा हूँ। पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। तात भले चक्की पीस खाए संसार। तात भले चक्की पीस खाए संसार। यानी इस पहाड़ और इस पर्वत से तो अच्छा है उस पत्थर, जो आटे गेहूं का जो मिल है, जहाँ पर आटा तैयार होता है, जिससे कि उस आटे की रोटी बना करके हम लोग खा करके जीवित रहते हैं, सरवाइव करते हैं। यानी कुल मिलाकर के उनका जो निर्गुण निराकार कवि कहा गया है। कोई आकार को वो नहीं मानते थे। उसी तरह से कबीर फिर
हमारे मुसलमान भाइयों के लिए एक लिखा। यानी कहने का मतलब था कि ये जो मंदिर जाने की और मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारे हृदय में है। लोगों को मदद कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, जो पिछड़ गए हैं उनको साथ लाइए, यही मेन स्थिति होनी चाहिए। तो मैं अगला कविता बता दूं। काकर पाथर जोड़ी के, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ ही मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कबीर कह रहे हैं कि कंकर और पत्थर यानी काकर पाथर जोड़ के, सब जोड़ जाड़ करके आपने मस्जिद बना लिया, और ताचड़ ही मुल्ला बांग दे यानी उस पर फिर माइक लगाकर या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके गॉड को बुलाते हो। खुदा बहरा नहीं है, वो सबकी सुनता है। यानी आपका जो, हमारा जो हिंदू का, मुसलमान का जो गॉड से मिलने का जो तरीका है, उनकी नज़र में वो सही नहीं था। 15वीं शताब्दी में उनकी किताबों में, उनकी लैंग्वेजेस में ये सारी चीज़ें जो समाज के लोग हाशिए पर चले गए थे, उनके लिए स्पेशल उन्होंने लिखा, समझा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 15th सेंचुरीज, कितने 100 साल हो गए। 15th के बाद 16th, 17th, 18th, 19th, 20th एंड 21st चल रहा है। 600 ईयर्स, 600 साल पुरानी विचारधारा आज भी चल रही है। उस विचारधारा से हम लोग ग्रसित है, निकल नहीं पा रहे हैं। एक यहाँ पर स्टोरी है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज इन एडिशन टू पॉलिसीज आवर country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of the marginalized communities. Let us read the following case study adapted from a real life account to understand how Dalits use the protection and that laws provide. जो कानून बना हुआ है, उस कानून का यूटिलाइज करके कैसे जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, मैं हर बार वही बोल रहा हूँ, सिर्फ दलित दलित बोलने से उस दलित का उद्धार नहीं हो जाता है जो रियल में उसकी ज़रूरत हो। द विलेजर्स ऑफ जकमल गुर are gearing up for the big festival once in 5 years. The local deity is honored and persists from 20 neighboring villages. मैं ये कहानी बता देता हूँ, पढ़ने से अच्छा है, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, एक गांव है, इस गांव में, साउथ इंडिया में ये गांव है, वहाँ पर एक फेस्टिवल कल्चरल होता है कि खास जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सैंट लोग हैं, पुजारी जिसको कह सकते हैं, उनकी पूजा हर साल मंदिर में होती है। और गांव के खास जो अछूत बोल सकते हैं आप, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके हर घरों की बारी आती है। उसमें वो सिस्टम है कि उनके जब पूजा स्टार्ट होगी तो पूजा की जो प्रथम स्टेप होगा उसमें ये है कि सैंट लोगों का पैरों को धो करके वो जो दलित समुदाय से लोग हैं वो उससे नहाएंगे, उसके पानी से नहाएंगे। तो स्लैब सिस्टम्स कह सकते हैं, दास प्रथा कह सकते हैं, ये सिस्टम्स पे पूरी नज़र आ रही है। यानी कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको सामाजिक रूप से भी कमज़ोर रखिए, ये कहाँ का न्याय है। ठीक है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो उतना स्किल्ड नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लेवल के लिए अपना जो उसको काम मिला हुआ वो कर रहा है। लेकिन आप ह्यूमिलिएशन जो कर रहे हैं कि नहीं, आप बार बार ये बताने की हम जो कोशिश कर रहे हैं कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ये समाज में बदलाव बहुत जरूरी है। तो जो सेरेमनी होता है वहाँ पर यही बतला दिया यहाँ पर कि जो फैमिली था उसका एक परिवार में जिसकी बारी थी, हर बार ये होता था, तो एक जो विरोध किया, कन्फ्रंट किया, वो था रत्नाम के परिवार। उनका लड़का था, वो पढ़ा लिखा 20 साल का लड़का था, वो कॉलेज जाता था। और नाउ इट्स वाज रत्नाम्स टर्न। रत्नाम वाज ऑल ऑफ 20 years studying इंजीनियरिंग इन नियर बाई कॉलेज। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल। वर्षों से जो ये चली आ रही थी व्यवस्था, उसको करने से उसने मना कर दिया। वाई? बिकॉज ही नोज व्हाट इज़ द फैसिलिटीज़ इन समाज के यहाँ चला गया
He said that he had no faith in the practice and that as family members were forced to perform this ritual becomes because they were Dalits. Ratnam's refusal angered both the powerful caste in the village and some families from the own communities. और ये उनको इस तरह से बताया जाने लगा, समझाया जाने लगा कि आपको अलग थलग कर दिया जाएगा समाज में, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा सा एग्जाम्पल है इस समाज का, मैं बता दूँ आपको, जिसको समझने की ज़रूरत है। सो देखिए, द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नाम अ लेसन। मैंने वही बताया कि कैसे जो पावरफुल कास्ट उस समय उस गांव में था, और वो लेसन की बात जो हो रही है कि इनको सबक सिखाया जाए कि ये समाज के जो वर्षों से चली आ रही व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं। तो इसमें यही है कि रत्नाम्स देन went a file a case in the local police station under the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। ये देखिए, इसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है 1989। एक्ट मतलब कानून। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड बिल। बिल तब तक कानून नहीं बना हो जब तक वो हमारे देश का संसद से उसको अप्रूवल नहीं मिला हो, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब जाके वो बिल कानून बन जाएगा। तो ये स्थिति जो है, अदर दलित फैमिलीज स्टिल डिड नॉट कम आउट इन हिज सपोर्ट एज दे वर स्केयर्ड दैट इन द सिमिलर फेट माइट अवेट देम इफ दे स्पोक आउट। The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village. Ratnam's was written about a symbol of Dalit action. The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to the ostracized by the powerful caste in the village। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर भी हम लोग ये समझ रहे हैं कि द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 1989 का जो एक्ट बना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे स्कूलिंग व्यवस्था में, स्कूल में ही बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी, अगर और आ जाती है, तो समाज में जो वही बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन करके जो जॉब में अच्छे पोजीशन पर आएंगे, तो फिर वो व्यवस्था को बदलने में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा, अमूलचूल परिवर्तन रहेगा। लेकिन विरोध तो करना पड़ेगा, बदलने के लिए विरोध तो करना पड़ेगा। हर जगह हर बार विरोध हुआ है। राजा राम मोहन राय ने भी विरोध किया सती प्रथा को खत्म करने के लिए, और आज देखिए सती प्रथा खत्म हो चुकी है। तो यही चीज है। दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्सिबल टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एवरीडे सिंस। While such treatment has persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s। 1970 से 80 का जो दशक रहा है, एक डिकेड कह सकते हैं, 10 साल का होता है, ये काफ़ी हमारे समाज में बदलाव का साल रहा है। During this period in the parts of the southern India, a number of assertive Dalit group came into being, asserted their rights। अपनी मांगों को मांगा, मनवाया, आगे आए, बताया कि हमारी जो डिमांड है, बदलाव है, चेंज है। They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally like Ratnam। They refused to follow practice located in the humiliation and exploitation of Dalits। This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them in order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most
hideous manner, Dalit group demanded new laws that would list the various sort of violence against Dalit and prescribes strengthened punishment for those who indulge in them. यानी कहीं ना कहीं समाज में जो डिमांड किया गया कि भाई दलित समुदाय को, कम्युनिटी को जो दबाएंगे, परेशान करेंगे, उनके लिए जो धाराएं बनी गई है वो इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा और वो पनिश्ड किए जाएंगे। तो ये जो समझने की जो व्यवस्थाएं बनी समाज में, ये व्यवस्था बहुत पहले भी होनी चाहिए थी और बहुत पहले था भी। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि पंडित, लुक इन योर हार्ट फॉर द नॉलेज, टेल मी वेयर अनटचेबिलिटी केम फ्रॉम सिंस यू बिलीव इन इट, मिक्स रेड जूस, white juice and air, a body big, a body we eat by touching, we wash by touching, from a touch the world was born. So who's untouched? Ask Kabir, only see who is free from nuisance. यानी हर चीज़, अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती में भी हर प्रकार की जाति का खेती कर रही है। कोई फैक्ट्री में सामान बन रहा हो तो हर प्रकार के, हर जाति के लोग वहाँ पर हैं। वो जिसको आप अछूत मान रहे हैं वो भी उसका हिस्सेदार है पार्टिसिपेशन से। फिर कैसे कह सकते हैं आप, हाउ कैन से कि ये चीज़ अछूत हो गया? नहीं कह सकते ना, वी कांट से। ये कह रहा है कि लाइक वाज थ्रू आउट द 1970s एंड 80s का जो टाइम पीरियड था, आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड themselves and demanded equal right for their land and resources to be returned to them. They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to the great deal of violence. सीधी सीधी बात समझने की ज़रूरत ये है कि समाज के कुछ खास वर्ग जो सताए हुए थे, दबे कुचले थे, वो अब धीरे धीरे अपने व्यवस्था में बदलने में जागरूक हुए। सो दिस इज वाई दिस एक्ट कंटेन अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, सम of which are too horrible even to contemplate. The act does not only describe terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such as this seeks to both punish as well as influence the way we think and act. यानी समाज में गलती जो इस प्रकार के करे और उस गलतियों को जो बढ़ावा दे, उसके लिए भी कानून है, वो भी उस चीज के लिए पनिशेबल है। व्यवस्थाओं को न बदलने देना, उसको प्रभावित करते रहना, इन्फ्लुएंस्ड करते रहना। द एक्ट distinguishes several levels of crimes. Firstly, in the list modes of humiliation मतलब अपमान होना, अपमानित करना है। That are both physically horrific, morally reprehensible, and seeks to punish those who force a member of scheduled caste and scheduled tribe. यानी कि फिजिकली जो मारपीट जो बात हो रही है वो हो गया, या मानसिक प्रताड़ना करना। So force a member of scheduled caste or scheduled tribes to drink or eat any inedible or obnoxious substances. Obnoxious मतलब ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, substances. Forcibly remove clothes from the persons of a member of a scheduled caste or the scheduled tribes, or parades him or her naked or with painted face or body, or commits any similar act which is derogatory to human dignity. कहीं न कहीं समाज में जो भी स्थिति बदलाव बनी, वो धीरे धीरे जो स्थिति थी वो बदली।
Secondly, it lists actions that depossess Dalits and Adivasis on their mergers resources of which force them into performing slave labor. यानी जो दास प्रथा जो कह सकते हैं या बॉन्डेड लेबर कह सकते हैं, इसकी भी जो शुरुआत हुई वो समाज में वैसे कैपिटलिस्ट थे जो पूंजीपति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की कि कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि जिस पर्सन के पास अपना खाने के लिए पैसे नहीं है, खेती बिगड़ जाए, अच्छा फसल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो साहूकार से लोन ले और उस लोन को चुकता न कर पाए, उसके एवज में उनको बॉन्डेड लेबर बना दिया जाए, बंधुआ मजदूर। कि आप बंधुआ मजदूर का मतलब हो गया कि आप, अगर मैं लेबर हूँ तो मेरे होने वाला बच्चा भी ऑटोमेटिकली वो भी लेबर ही रहेगा, और वो भी कर्जदार रहेगा, क्योंकि कर्ज तो चुका ही नहीं सकता है साहूकार का। साहूकार इस स्थिति में उस तरीके से उसको व्यवस्थाएं बना देता है कि उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। 6 to the penalize anyone who assaults or use force on any woman belong to scheduled caste or scheduled tribes with intent or dishonor her। अपमानित करना किसी खास जाति जनजातीय लोगों को। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि इस एक्ट में जो चीज़ें थी, जो बदलाव हुई, ये अपने आप में ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसको आज एक पार्ट में हम नहीं, एक अगला और एक पार्ट जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक जितना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि हम आगे जो पार्ट्स है, जो द सो सिक्योरिटीज ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग्स, यानी समाज में आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे हाशिए पर चले गए लोग जो कि हाथों से भी गंदगी साफ करने के लिए कुप्रथा जो बनी हुई थी, यानी हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये चीज़, तो ये कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि समाज इस तेज़ी से बदलाव हुआ है और बदला है, और आने वाले समय में जो भी संवैधानिक जो ढांचा है हमारे देश की, वो और सुधार होने की गुंजाइश है और बदलने की ज़रूरत है। यानी कंक्लूज़न ये है कि हमें उस वैसे लोगों को, समाज के वैसे घरों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो रियल में इकोनॉमिकली वीक हैं, और उनकी ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सिर्फ और सिर्फ एक जाति के आधार पर हम कह दें, किसी धर्म के आधार पर कि ये पिछड़े हुए हैं, ये पिछड़े हुए हैं ना, अब वो समय नहीं रह गया है। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन, टेलीविज़न, लैपटॉप, कंप्यूटर की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है दुनिया। और अब हम अगर बात करें कि कैसे जो हमारे आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए घर हैं, उनको क्या ऐसे बेनिफिट मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्या अवेयरनेस फैलाया जाए, क्या जागरूकता हो, तभी जाकर के हमारा जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, आज भी हाशिए पर चले गए लोग, मुख्य धारा से जो अलग थलग हो चुके हैं मेन स्ट्रीम से, वो हमें कुछ सालों में हमारे साथ हो जाए। और इस साथ होने के नतीजा ये होगा कि हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, क्योंकि पूरी पार्टिसिपेशंस होगी हर चीज़ में, वो नौकरी से हो या व्यवस्था हो या जॉब से हो या व्यवसाय से हो या खेती से हो, हर व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो शामिल अगर हो रहे हैं, तो हमारे देश का जो GDP है ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और देश की व्यवस्थाएं बदल जाएगी। डॉलर जो है, रुपया, दोनों बराबर हो जाएगा। अब मैं डॉलर रुपया बराबर की क्यों कह रहा हूँ? रुपया मजबूत हो जाए, डॉलर कमज़ोर हो जाए, विश्व में हमारा ही स्थिति बेहतर हो, ये स्थिति में हम क्यों ना सोचें। तो कुल मिलाकर के मुझे उम्मीद है कि ये जो मार्जिनलाइज्ड टॉपिक था, जो हाशिए पर लोग चले गए थे और चले गए हैं आज भी, इसको जो समझने और समझाने की जो मैं कोशिश किया हूँ, उस उम्मीद के साथ
कि आप इसको पूरी तरीके से समझ पाए होंगे और आपने अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को और भी लोगों को इसको स्प्रेड करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से इस बाकी चीज़ों को समझ में आएगा और आने वाले वीडियो में आपको और भी बेहतर तरीके से और भी टॉपिक हम आपको एड्रेस कर पाएंगे। अगर उम्मीद है कि आप इस पर कमेंट करेंगे कि हाँ, हमें और नई चीज़ें, नई व्यवस्थाएं, नए पॉइंट्स क्या जानने की ज़रूरत है। तो आज का दिन उत्तम हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।